हेलो। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें। यह क्लास 10 के स्तर का है और यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरणों को मैं संतुलित करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको असुविधा नहीं होगी, आप भी आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यह जरूरी इसलिए है कि हम जानते हैं किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में न तो किसी नई चीज का निर्माण होता है और ना ही विध्वंस होता है, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, उदाहरण के साथ हम लोग समझें। पहला उदाहरण मैं लेता हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है और बनाता है अमोनिया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक समीकरण है और इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने से पहले हम लोग ये जांच लेंगे कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वह असंतुलित है या संतुलित है, यानी दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है वह कुल मिलाकर एक दूसरे के बराबर है या नहीं, यानी बायां पक्ष और दाएं पक्ष में दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि नाइट्रोजन जो है उसकी संख्या बाएं पक्ष में 2 है। यहां जो लिखा हुआ है उससे उसकी क्या हो रही है, संख्या पता चल रही है। तो नाइट्रोजन के तत्व के परमाणुओं की संख्या इसमें क्या है, 2 है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। अब हम लोग चेक करें कि दाएं पक्ष यानी उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या कितनी है नाइट्रोजन के, तो देख पा रहे हैं कि यहां मात्र 1 है और हाइड्रोजन की कितनी है, 3 है। अगर हम लोग मिलान करें दोनों तरफ तो देखते हैं कि नाइट्रोजन बाएं पक्ष में 2 है और दाएं पक्ष में मात्र 1 है, जबकि वहीं पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर 2 है और उधर कितनी है, 3 है। यानी यह क्या है, असंतुलित है। यह समीकरण जो है असंतुलित है। तब इसको संतुलित करने की आवश्यकता है, यानी बैलेंस करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना आवश्यक है। तो कैसे करेंगे? तो इसके जो तरीके हैं उसको हम लोग जो कहते हैं कि इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग पुनः उस समीकरण को लिख लेते हैं और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। मान लेते हैं कि जो हमारा संतुलित समीकरण होगा उसमें नाइट्रोजन के आगे हमारा जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वह क्या होगा, a है, मान लेते हैं। हाइड्रोजन के आगे क्या है, b है, और यहां पर अमोनिया के आगे हमने इसको क्या दिया, c दिया। आप जानते हैं कि समीकरण को संतुलित करने में आप कभी भी जो हमारे अभिकारक या उत्पाद हैं उसके फॉर्मूला यानी सूत्र को हम लोग किसी भी कीमत पे उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते।
यह स्पष्ट है। तो अगर यह स्पष्ट है तब हम लोग कहां परिवर्तन ला सकते हैं, तो उसके गुणांक में। यहां जो देख रहे हैं ए, बी और सी ही हम लोग यानी उसके गुणांक को बदलकर ही हम दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को बराबर कर सकते हैं। उसके रासायनिक सूत्र को हम लोग कभी भी बदल नहीं सकते। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पुनः सभी तत्वों के परमाणुओं के लिए जो समीकरण प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, तो चूंकि गुणांक हमारा क्या है, ए है, तो यानी इसके लिए क्या हो गया, नाइट्रोजन के लिए 2 गुने ए, यानी ए जो है पूरे चीज को गुना कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि नाइट्रोजन के लिए हमारा दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष में 2a परमाणु है। वहीं पर अगर नाइट्रोजन के लिए हम लोग देखें बाएं पक्ष में, तो हम लोग पाते हैं कि गुणांक यहाँ c है, तो यानी n बराबर क्या होगा, n होगा हमारा c के बराबर। क्लियर है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी लिखेंगे। हाइड्रोजन, यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के गुणांक में b है और यहां पर क्या है, 2 है, यानी हाइड्रोजन की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है, 2b है। और दाहिने पक्ष में यदि आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये 3 हाइड्रोजन है और गुणांक 2 है, c है, तो यानी कितना हो जाएगा, 3c हो जाएगा। ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ, इसी समीकरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आसानी से हम लोग ए बी सी के मान को प्राप्त कर लेंगे। और ए बी सी के मान को प्राप्त करने के बाद हम लोग इस समीकरण में उसके मान को डाल देंगे, हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर 2 समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि 2 ही तत्व हैं तो 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक किसी का यानी ए बी सी में से तीनों में से किसी एक का इस तरह का मान ले लेते हैं, जिससे कि समीकरण हमारा जो है आसानी से क्या हो जाए, उससे ए बी सी तीनों का मान हमको मिल जाए और हम इसको आसानी से बैठा देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यदि हम C का मान 2 ले लेते हैं, या इस तरह से चलते हैं, यदि हम C का मान क्या कर लें, 2 ले लेते हैं, मान लिया कि C का मान क्या है, 2 है, मान लिया कि C बराबर 2। यदि हम समीकरण 1 में C का मान 2 रखते हैं तो क्या पाते हैं, 2a is equal to 2, then a is equal to 2/2 और ये क्या हो जाता है, 1 के बराबर। ठीक है, अब C का मान इसमें रखकर देखते हैं क्या मिलता है हमको। C का मान पुनः 2 में रखकर देखें, C का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है, 2 में रखेंगे यदि आप तो मिलेगा 2b और 3 × 2, जो कि क्या देगा, b बराबर 6/2 और ये क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से हमको तीनों चीजों का मान मिल चुका है। C का मान हमने माना, उसी के चलते हमको A का मान 1 मिला और B का मान 3 मिला। अब यदि आप समीकरण में A B C तीनों का मान डाल देते हैं तो आपको संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए A का मान हमने रखा 1 यहां देने की जरूरत नहीं है। B का मान कितना आया, 3 आया, 3 रख दिया। और यहाँ C का मान कितना
लिया था हम लोगों ने 2। तो अब यदि आप इसको पुनः चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें। n बराबर क्या हो गया, बाएं पक्ष में बराबर हो गया 2 और h बराबर क्या हो गया 3 दूनी 6 यानी 6। इसी तरह से n का मान दाहिने पक्ष में क्या हो गया 2 और h का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या हो गया, समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हुआ। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आसानी से दिए हुए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग एक और उदाहरण लेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड पर जब HCl हम डालते हैं तो बनता है MnCl2 क्लोरीन गैस और जल। अब ये समीकरण आपको दिया हुआ है और इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि समीकरण जो दिया हुआ है पहले से संतुलित है या नहीं, क्योंकि अगर संतुलित है तो फिर बार बार उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे कि कुल कितने परमाणु हैं। तो m बराबर Mn यहां देख रहे हैं, मैंगनीज को देख रहे हैं, तो यहां पर बाएं पक्ष में कितना है, 1 है, 1 ही है। ऑक्सीजन बाएं पक्ष में कितना है, 2 है, देख रहे हैं लिखा हुआ है। और इसी तरह से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या भी आप देख रहे हैं कि 1 है। और क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1 है। इसी तरह से दाएं पक्ष में आप देखते हैं तो मैंगनीज की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो 2 यहां पर है और 2 यहां पर, यानी कुल संख्या कितनी हो गई, 4। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो आप यहां पर पाएंगे कि मैंगनीज तो संतुलित है, वहीं पर बाकी में संतुलन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां अगर 2 है तो यहां पर 1 ही है, हाइड्रोजन यहां 1 है तो वहां पर 2 है, और क्लोरीन यहां 1 ही है और वहां पर 4 है। यानी इसको संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो हमारा समीकरण है वो क्या है, समीकरण असंतुलित है। स्पष्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ही मैंने बताया कि संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से इनके गुणांक को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसको मिटा दें, यहां तक तो आप समझ गए कैसे करना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण असंतुलित है, इसी चीज के चलते अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो हम लोग देखें, इसका गुणांक मान लिया कि A है, इसका गुणांक B है, इसका गुणांक C है, इसका गुणांक D है और इसका गुणांक E है, मान लिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं हमको क्या करना है, हम लोग को यह करना है कि सभी तत्वों के लिए समीकरण लिखना है। तो मैंगनीज के लिए, तो मैंगनीज के लिए आप देख रहे हैं कि इधर कितने मैंगनीज हैं, बाएं पक्ष में 1 और 1 है, और इसका गुणांक क्या हम लोगों ने लिया, 1। तो यानी
मैंगनीज के लिए बाएं पक्ष में A और दाहिने पक्ष में आप देखिए तो मैंगनीज के लिए क्या है, C है, तो A बराबर C। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए लेंगे, ऑक्सीजन के लिए लिया तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ये क्या है, 2A है, तो यानी ऑक्सीजन की कुल संख्या इधर है 2A और उधर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर E है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, E ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ आप हाइड्रोजन देख रहे हैं कि B है, तो B बराबर, और इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2, यानी 2E। E गुणांक है और ये 2 है, तो इसलिए गुणांक क्या हो गया, 2E। अब इसी तरह से क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन कितना है यहाँ पर, B, एक क्लोरीन और गुणांक इसका B है, इसलिए कितना हो गया, B, तो B बराबर इतना हो गया। उधर कितना है, उधर हम लोग देख रहे हैं 2Cl, यानी 2 गुने C और फिर यह है 2 इंटू D, तो 2Cl 2C प्लस 2D, ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे, इन समीकरणों को, तो हम लोग उसके मान को यहां बैठाएंगे और हमारा जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो एक चीज तो यहां पर स्पष्ट ऑलरेडी है कि जो A है उसका मान किसके बराबर है, C के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर देखते हैं कि E का मान जो है वह 2A के बराबर है, तो यदि हम लोग E का मान 2 ले लें तो A बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरह से E का मान मालूम है पहले से हमको, तो B बराबर पता चल जाएगा और फिर C और D का मान हमको मालूम हो जाएगा आसानी से। तो इसी चीज को हम लोग लेते हैं। तो अगर हम लोग E का मान लें, यानी कोई एक वैल्यू हम लोग इस तरह का लेते हैं जिससे कि बाकी सब का आसानी से हम लोग को पता चल जाए। तो यहां हम लोग क्या ले रहे हैं, E, माना कि E का मान 2 है, हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण समीकरण 2 में E बराबर 2, तब क्या हो जाता है हमारा, 2A इज इक्वल टू बराबर E बराबर 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1। A का मान हमको मिल गया, A का मिल गया तो C का मान मिल जाएगा, A बराबर C, इसलिए C बराबर 1। तो C और A का मान और E का मान हमने निर्धारित कर लिया। तो इसी पर समीकरण B में, समीकरण B में, समीकरण 3 में E का मान रखने पर क्या मिलेगा जी हमको, E का मान अगर रख देते हैं तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट कम्स टू 4। चलिए B का भी मान मिल गया। अब हमको केवल D का मान निकालना है। हमको B का मान मालूम है, C का मान मालूम है, तो D का मान हमको समीकरण 4 से निकल आएगा। लेट्स सी, समीकरण 4 में B बराबर 4 और C बराबर 1 रखने पर क्या हो जाता है, B का मान 4
2 इंटू सी यानी 1 2 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 घटाओ 2/2 और ये हमारा 2/2 यानी 1। इस तरह से हमको सभी चीजों का मान मेरे पास आ गया। जैसे a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 4, c बराबर हो गया 1, d बराबर 1 और e बराबर 2। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट? चलिए, अब जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है उसको हम लोग पुनः समीकरण में लिखेंगे और पाएं और देखें, चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। MnO2 HCl MnCl2 Cl2 और H2O। अब हम लोग A का मान 1 तो 1 देने की जरूरत नहीं होती है, B का मान 4 तो 4 लिख दिए, C का मान 1 तो 1 देने की जरूरत नहीं है, D का मान 1 तो फिर यहां पे देने की जरूरत नहीं है और E का मान 2। अब समीकरण जो हमारा आया उसको पुनः चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है हमारा। तो Mn का देख रहे हैं तो Mn के लिए हमारा Mn क्या है, बाएं पक्ष में 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है तो 4 है, क्लोरीन कितना है 4 है, यहाँ 4 है तो इसके कारण क्या है क्लोरीन 4 हो गया। अब बाएं पक्ष में दाएं पक्ष को देखें हम लोग, Mn कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन 2 और 2 4। हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण संतुलित हुआ। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से दिए हुए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ समीकरण देता हूं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। इसको नोट कर लें और कुछ समीकरण जो मैं देता हूं उसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे।
आप इन समीकरणों को संतुलित करेंगे और आगे की वीडियो में मैं फिर इनको संतुलित करके आपको दिखाऊंगा। नमस्कार।